हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, दूसरा चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया था जिसका नाम था मोल अवधारणा, और हमने आपको मोल से संबंधित सभी सूत्र बता दिए थे और 9 क्वेश्चन भी कराया था पिछले वीडियो में। तो चलिए, हम आज की क्लास में उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं, अर्थात हमने 9 प्रश्न बता दिया था। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से अणुओं की संख्या अधिकतम किसमें है। देखिए, अणुओं की संख्या हमने आपको बताया था, 3 सूत्र बताया था। जब पूछा जाए अणुओं की संख्या मतलब क्या होता है? कणों की संख्या। अणुओं की संख्या का मतलब कणों की संख्या। तो देखिए, इसका हल क्या होगा। इसमें दिया गया है 4 ऑप्शन, तो हमसे पूछा गया है अणुओं की संख्या। तो चलिए, सबसे पहले हम लिखते हैं सूत्र। हमारा सूत्र क्या होता है? हमारा सूत्र होता है मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है कणों की संख्या, और कणों का मतलब है अणुओं। तो लिखेंगे अणुओं की संख्या, अणुओं की अणुओं की संख्या, और बटे में होता है अवोगाद्रो संख्या। तो चलिए, हम उसका मान यहाँ पर लिख देते हैं। क्या होता है? 6.022 10 घाते 23। तो चलिए, इसी सूत्र से हम चारों में देखेंगे, इन 4 ऑप्शनों में देखेंगे किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम है। तो चलिए, पहला नंबर में उठाते हैं ए नंबर। ए नंबर में हम चेक करेंगे। ए नंबर क्या लिखा गया है? 44 ग्राम CO2 में। चलिए, 44 ग्राम CO2 में हम चेक करेंगे अणुओं की संख्या कितनी है। चलिए, 44 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या कैसे चेक करेंगे? ग्राम लिखा है तो हम पहला फार्मूला लिखेंगे W बटे एम। यदि आप पिछला पहले वीडियो देख लीजिए, पिछला वीडियो देख लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे कैसे यहाँ पर सूत्र लिखा जा रहा है। नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि यह कैसे हल हो रहा है। तो W बटे एम बराबर क्या होता है? N और अपान में Na। N का मतलब यही है अणुओं की संख्या या कणों की संख्या, और Na का मान यहाँ लिखा गया है। तो चलिए, W का मान दिया गया है 44 ग्राम। कितना है? 44 ग्राम। M का मतलब अणुभार, और CO2 का अणुभार कितना होता है? CO2 कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूना 32। देखिए कितना आ गया? 44 ही। तो 44 ग्राम दिया गया है, और इसका अणुभार भी कितना आएगा? 44 ही आएगा। हमें ज्ञात करना है अणुओं की संख्या, अर्थात N का मान, और Na का मान सभी को पता है, तो हमने Na का मान यहाँ पर रख दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा। 44 से 44 कैंसिल हो गया। क्या हो जाएगा? कैंसिल। उसके बाद N बराबर क्या आ गया हमारा? 6.022 10 घाते 23, अर्थात 44 ग्राम CO2 में कितने अणु हैं? इतने अणु। कितने अणु हैं? इतने अणु। अब चलिए बी नंबर में चेक करते हैं। ऐसे चारों यहाँ मान हम क्या करेंगे? हल करेंगे। उसके बाद चेक कर लेंगे किसमें ज्यादा है। पूछा गया है ना कि अणुओं की संख्या अधिकतम किसमें है, तो जिसमें ज्यादा रहेगा वही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, बी नंबर हम चेक करते हैं। बी नंबर देखिए, बी नंबर क्या लिखा गया है? 48 ग्राम O3 में। तो चलिए, फार्मूला यहाँ पर हमने लिखा गया है, अर्थात लिखा है W बटे एम बराबर N अपान Na। अब चलिए, W का मान क्या है? 48। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 48 बटे M का मतलब अणुभार। तो देखिए क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का 16 होता है, और यहाँ पर 3 लिखा गया है पीछे, तो 16 तो यहाँ क्या हो जाएगा? 48। अर्थात इसका भी 48 बटे 48 बराबर लिखा जाएगा N, और Na का मान फिर हम वही रखेंगे 6.022 10 घाते 23। अब देखिए, इसमें भी क्या होगा कि 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा। जब 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसमें फिर हमारा इसका गुणा जब होगा, देखिए 48 से 48 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 माना जाएगा। फिर जब इसका गुणा होगा तो N बराबर, इसमें भी N बराबर कितना आ जाएगा? 6.022 और 10 घाते 23, अर्थात इसमें भी अणु की संख्या जो पहले में आया है दूसरे में भी है। चलिए, तीसरे नंबर में चेक करते हैं, सी नंबर में। चलिए, सी नंबर में जब हम चेक करेंगे, देखिए 8 ग्राम H2 में। चलिए, हम चेक करते हैं 8 ग्राम H2 में अणुओं की संख्या। चलिए, क्या लिखेंगे? W, और बटे में लिखेंगे M, बराबर लिखेंगे N अपान Na। अब चलिए, मान हम रखते हैं। देखिए, जब हम मान रखेंगे W का मान 8 ग्राम। अब देखिए, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन पीछे 2 लिखा गया है, तो 1 गुणते 2, अणुभार कितना हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा ना। बराबर क्या लिखेंगे? N।
हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, हम अणुओं की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, अर्थात n बटे में लिखेंगे Na का मान, फिर वही लिखेंगे 6.022 10⁻23। अब देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 4, कितनी बार 4। अब जब इसमें n का मान निकालेंगे, अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 0 और 4 छंग 24। दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, दशमलव 3 अंक तक है, तो दशमलव यहाँ पर हम 3 अंक तक लगाएंगे यहाँ, और इंटू में 10⁻23, अर्थात 8 ग्राम H2 में कितने अणु आएंगे, 8 ग्राम H2 में हमारे अणु आएंगे 24.088 गुणित 10⁻23। ऐसे भी लिख सकते हैं, दशमलव के यदि आगे आप लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 2.4088 और 10⁻24 हो जाएगा। जब दशमलव इधर से इधर लाएंगे तो 10 की घात में जोड़ दीजिएगा 1, जब दशमलव इधर से इधर लाएंगे तो 10 की घात में 1 माइनस हो जाएगा। जितने अंक डाकता है, जितने अंक वो क्या करता है, जितने अंक को क्या करता है, इधर से इधर आ गया, कितना अंक क्या हुआ, विस्थापित हुआ, अर्थात जितने अंक को डाक कर जाता है उतना अंक हम जोड़ते या घटाते हैं। तो चलिए इसमें आ गया अणुओं की संख्या इतना। चलिए चौथे नंबर में हम चेक करते हैं। चौथा नंबर क्या है, 64 ग्राम SO2 में, डी नंबर 64 ग्राम SO2 में। अब देखिए 64 ग्राम SO2 में, फिर हम लिखेंगे W और बटे में लिखेंगे M बराबर N/NA, N/NA। अब देखिए क्या हो जाएगा, W का मान 64, M का मान तो सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 भी दूना 32, कितना हो जाएगा 64 ही, तो 64 बटे 64। यम हमने क्या निकाला, अणुभार, अणुभार निकाला, आप सीख लीजिएगा, N/, फिर क्या लिखेंगे Na। अब चलिए फिर 64 कटेगा, Na का मान पता है वही लिखा जाएगा। अब फिर क्या होगा, इसका जब ऊपर गुणा होगा, 64 और 64 जब कटा, एक आ गया ऊपर एक, इसका इसमें गुणा होगा n बराबर, चलिए n बराबर देखिए क्या आ गया 6.022 10⁻23, इतने अणु आएंगे। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से अणुओं की संख्या अधिकतम किसमें है। तो देखिए इसमें पहले नंबर में, बी नंबर में और डी नंबर में, तीनों में अणुओं की संख्या हमारा क्या आया है, बराबर। क्या आया है, बराबर। लेकिन सी नंबर में देखिए अणुओं की संख्या क्या आ गया है, सी नंबर में देखिए क्या है, इसमें पूछा क्या गया था कि किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम है। देखिए इसके पीछे क्या लिखा गया है, 10⁻23, ध्यान से देखिए तभी समझ पाएंगे। 10⁻23, 10⁻23, इसमें भी 10⁻23, तो इसे भी बना लीजिए, यहाँ पर भी 10⁻23, नीचे वाला मत देखिए 10⁻23, तो यहाँ पर 6 है, 6.022, 6.022 10⁻23, 10⁻23, 6.022 10⁻23, लेकिन यहाँ पर क्या है 24.0 और 10⁻23, तो बताइए यही ज्यादा है ना, अधिक है कि नहीं। यहाँ पर 24 है, इनमें 6 है, अर्थात सी नंबर, जो हमारा सी नंबर है, इसमें अणुओं की संख्या क्या है, अधिकतम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ में आया, तो चलिए इसे नोट करिए। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 देखिए क्या लिखा गया है, और इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि अणुओं की संख्या सर्वाधिक है, अर्थात यह भी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, जैसे हमने अभी आपको बताया उसी प्रकार इसी को भी हल करना है। तो चलिए पहला नंबर देखिए क्या है और कैसे हल करेंगे, ए नंबर। चलिए ए नंबर का हम सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। चलिए ए नंबर में है कि सामान्य ताप एवं दाब पर, सामान्य ताप एवं दाब पर देखिए क्या दिया गया है, 15 लीटर H2 गैस में, तो सामान्य ताप एवं दाब पर 15 लीटर गैस में H2 गैस में हमें क्या ज्ञात करना है, अणुओं की संख्या। तो चलिए इसमें लीटर है तो हम लीटर वाला फार्मूला लगाएंगे। हमारा होता है लीटर का फार्मूला V इन लीटर, क्या लिखेंगे इसमें
ENTP या STP पर, बटे में क्या होता है 22.4 बराबर, इसमें हमें ज्ञात करना है अणुओं की संख्या, तो लिखेंगे n और अपान Na। अब देखिए चलिए V का मान क्या है 15 और बटे में क्या लिखेंगे 22.4 बराबर n अपान Na का मान। चलिए Na का मान भी हो गया। अब चलिए इससे हम काटते हैं। देखिए जब दशमलव हटेगा या दशमलव, यदि हम दशमलव हटा दें तो ऊपर क्या हो जाएगा 150, दशमलव के पीछे एक अंक है तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा 150 और बटे में हो गया 224 बराबर n अपान, उसके बाद लिखेंगे 6.022 10⁻23। अब चलिए इसे हम काटते हैं, देखिए क्या होगा और कैसे कटेगा, कितनी बार जाएगा। तो चलिए इसे हम काटते हैं। देखिए चलिए इसे हम किससे काटते हैं, काट दे 2 से। चलिए 2 से काटते हैं, देखते हैं 2 1 का 2, फिर 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, फिर क्या हो जाएगा 2 7 14 और 2 पंचे 10, कितना हो गया 2 7 14 2 पंचे 10 आ गया 75 और बटे में कितना हो गया 112, तो हमारा कितना हो गया 75 बटे 112। चलिए n के बराबर अर्थात 75 और बटे 112 बराबर n जो लिखा गया नीचे इसका, चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 6.022 10⁻23 बराबर n का मान हमारा इतना हो गया। n का मान क्या हो गया 75 बटे 112 गुणित इतना। अब चलिए इसे सॉल्व नहीं करेंगे, अब अगला नंबर देखिए, तब पहले और देख लीजिए तब इसके आगे सॉल्व करेंगे। बी नंबर पहले चेक करिए, बी नंबर देखिए, बी नंबर क्या है सामान्य ताप एवं दाब पर, सामान्य ताप एवं दाब पर क्या लिखा गया है 5 लीटर N2 गैस, 5 लीटर N2 गैस। चलिए फार्मूला हम वही लिखेंगे V इन लीटर और बटे में क्या लिखेंगे 22.4 बराबर, फिर वही लिखेंगे n अपान Na, तो Na का मान भी हो गया। चलिए यहां पर चलिए V का मान 5 लीटर 22.4। अब देखिए दशमलव जब हटाएंगे ऊपर क्या हो जाएगा फिर जीरो हो जाएगा बराबर n और अपान में 6.022 10⁻23। अब इसे भी काट लीजिए, 2 से काटेंगे, जब 2 से हम काटेंगे 2 दूनी 4 2 पंचे 10 25 और नीचे 2 का 2 फिर 2 का 2 2 दूनी 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6.022 10⁻23। इसे हल मत करिए, यदि आप हल करेंगे क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, इतने भी छोड़ दीजिए, इतने पर देखिए आंसर कैसे आता है। सी नंबर देखिए, सी नंबर है क्या 10.5 ग्राम H2 गैस में, 10.5 ग्राम H2 गैस में। चलिए W लिखेंगे, ग्राम है तो W बटे में लिखेंगे m बराबर क्या लिखेंगे हम बराबर n अपान में Na। चलिए W का मान 10.5, m का मान हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन H2 है 2 हो जाएगा बराबर n और फिर Na का मान रख देंगे हम। अब देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है, अब क्या हो जाएगा चलिए इसे काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, यदि आपसे 2 से क्या करेंगे काटेंगे, चलिए 2 से हम इससे भाग देते हैं 10.5 में, जब 2 से भाग देंगे 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 5 आएगा। अब क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 5 में 4 के 1 दशमलव पहले से है 0 2 पंचे 10 ही आएगा 5.25 5 आखिर 10.5 बटे 2 का मतलब क्या होता है आधा, 10.5 बटे 2 का मतलब क्या होता है आधा, तो आप जब 10.5 का आधा करेंगे यही आएगा 5.25, इसका आधा यही आएगा। जोड़ेंगे देखिए अगर 2 बार हम इसे जब जोड़ेंगे तो 5 5 10 2 2 4 1 5 फिर 5 5 10, देखिए यही आ गया ना,
अर्थात 10.5/2, इसका भाग देंगे कितना आएगा 5.25 बराबर, इसमें क्या हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया 6.022 10⁻23। अब इसे भी हल मत करिए, देखते रहिए डी नंबर। चलिए डी नंबर क्या है, 10 ग्राम O2 गैस में 10 ग्राम O2 गैस में 10 ग्राम O2 गैस में, चलिए क्या लिखेंगे फिर, W और बटे में m बराबर N/NA। W का मान 10, O2 का मान कितना हो जाएगा, O2 तो 16 दूना 32, 10/32 बराबर N बटे में लिखेंगे Na, तो Na का मान फिर वही लिखेंगे 6.022 10⁻23। अब देखिए यह कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 1 का 2, 2 छंग 12, 5/16, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.022 10⁻23 बराबर n। अब देखिए पूरा अगर हल करेंगे, जैसे इससे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, इसे और इसे टाइम लगेगा, सॉल्व मत करिए। अब देखिए आपको समझना क्या होता है, यदि जैसे ऊपर लिखा गया है 10 नीचे 2, तो ऊपर को हर कहते हैं और नीचे वाले को, ऊपर को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। तो जब अंश बड़ा होता है, अंश बड़ा है हर छोटा है, जब भाग देंगे कितना आएगा 5, अंश बड़ा है हर छोटा है। जैसे और देखिए, जैसे 16 होता, हम ऐसा अंक लेंगे जिससे 2 कट जाए, जिससे हमें आसानी हो, जैसे 2 8 16, अर्थात अंश बड़ा है तो हमारा भाग भी जा रहा है, कट जा रहा है। लेकिन जैसे अगर ऐसे लिखा होता 2/10 2/16, अब देखिए 2 1 का 2, 2 पंचे 10, तो 1/5, देखिए क्या है, अंश इसमें भी छोटा था, काटने पर भी छोटा है, तो अंश छोटा है जब हर बड़ा है, जब भाग देंगे आएगा 0.2, इसमें जैसे 2/16 काट दीजिए 1/8, जब 1 में 8 का भाग देंगे 1 में 8 का, तो क्या हो जाएगा 0.0, 8 का 8, 10 में से 8 गए 2, दशमलव है 0, फिर 8 दूनी 16, अर्थात आएगा इसका मान 0.12। हम क्या इसमें बता रहे हैं आपको, हम यह आपको समझाने वाले हैं, यदि भिन्न में, जब भिन्न में अंश बड़ा होता है, जब भिन्न में अंश बड़ा होता है तब क्या आता है, उसका मान 1 से बड़ा भी आता है। जब भिन्न में अंश का मान हर से छोटा हो, देखिए अंश का मान हर से छोटा है तो उसका मान 1 से छोटा आएगा। इसमें देखिए अंश का मान हर से छोटा है, यहां पर भी देखिए चाहे यहां पर, तो इसका मान 1 से छोटा आया, तो इसी प्रकार इसमें भी समझेंगे। देखिए अंश छोटा है हर से, तो इसका मान 1 से छोटा आएगा, इसमें अंश छोटा है हर से छोटा है, इसका मान भी 1 से छोटा आएगा। इसमें देखिए यह तो क्या है 1 से बड़ा है, इसमें देखिए अंश छोटा है हर से, इसका मान भी 1 से छोटा आएगा, तो यह भी 1 से छोटा होगा, यह भी 1 से छोटा होगा, और कहां पर गया है, यह भी 1 से छोटा होगा, लेकिन क्या है 1 से बड़ा है ना, तो 1 से छोटा यह भी होगा, 1 से छोटा यह भी होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे कम आएगा, 1 से छोटा इसका भी आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कम रहेगा, और 1 से छोटा इसका भी मान करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे मान कम होगा, लेकिन 1 से बड़ा है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे सब तीनों में से 1 2 और यह 3, इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसका मान आएगा, ऑप्शन नंबर सी का। यहाँ अगर हम हल करते टाइम लगता, इसी प्रकार ऐसे ही आप समझ लीजिए कि ऑप्शन नंबर जो सी है, इसी में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी में अणुओं की संख्या सबसे अधिकतम होगी। भाग देने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको स्वयं समझ लेना है, और ऐसे प्रश्न भाग मत दीजिए क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, 10.5 ग्राम H2 गैस में अणुओं की संख्या क्या है, सर्वाधिक। तो चलिए इस प्रश्न को नोट करिए, उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि किसी गैस के 0.1 ग्राम का, सा का मतलब सामान्य, ता का मतलब ताप, एवं दा का मतलब दाब पर, अर्थात तो सामान्य ताप एवं दाब पर आयतन 28 मिली है। तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है किसी गैस का ग्राम में द्रव्यमान। चलिए देखिए कैसे हल होगा, हमें दिया गया है 0.1 ग्राम, तो ग्राम में द्रव्यमान को हम लिखते हैं W से, किससे लिखते हैं, W से। W का मान है 0.1 ग्राम। अब चलिए लिखा गया है कि आयतन 28 मिली है। आयतन बताइए, जब हम प्रश्न हल करते हैं हमारा आयतन किस में होता है,
आयतन लीटर में, आयतन लीटर में, लेकिन इसमें क्या दिया गया है 28 मिली। तो 28 जो मिली है, मिली को हम किस में बदलेंगे लीटर में, तो हो जाएगा 28, चलिए मिली अर्थात मिली जो है मिली लीटर, इसे हम लीटर में जब बदलेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 1000 से भाग होगा। क्या होगा 1000 से भाग, 1000 से भाग का मतलब इसमें 10 के पावर -3 का गुणा। मिली का मतलब मिलीलीटर और मिली का मान क्या होता है, तो जो मिली होता है इसका मान होता है 10 घाते 3। क्या होता है 10 घाते, क्या होता है मिली का मान 10 घाते -3, 10 घाते -3। मिली का मान क्या होता है, देखिए ये मिली का एक मी का मतलब मिली और दूसरा का मतलब लीटर, तो जो मिली आगे लिखा गया है इसका मान होता है 10 घाते -3, अर्थात 28 मिलीलीटर को जब हम लीटर में बदलेंगे तो 10 घाते -3 से गुणा हो जाएगा और यह किसमें परिवर्तित हो गया लीटर में, किसमें परिवर्तित हो जाएगा लीटर में। अब देखिए हमें ज्ञात करना है गैस का अणुभार, तो चलिए अणुभार को किससे लिखते हैं, अणुभार को यम से लिखा जाता है। अब गैस हमें पता ही नहीं है, अगर गैस पता होता जैसे CO2 तो हम डायरेक्ट अणुभार निकाल लेते 44, पता होता गैस H2 डायरेक्ट अणुभार जान जाते कितना 2, पता होता कि गैस O2 है तो 16 दूना 32 अणुभार हो जाता। क्या इसमें गैस का नाम दिया गया है, नहीं, इसीलिए हम ऐसे पता नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हम इसे सॉल्व करना होगा, इस प्रश्न को हल करना होगा। तो चलिए प्रश्न को हम हल करते हैं। फार्मूला हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि W बटे में लिखेंगे यम बराबर हम क्या लिखेंगे V इन लीटर और बटे में होता है 22.4। तो पहले वाले फार्मूला और दूसरे वाले फार्मूला को बराबर लिखेंगे। चलिए W का मान 0.1, यम का मतलब अणुभार हमें ज्ञात करना है, आयतन है हमारा 28 गुणते 10 घाते -3 और बटे में हो जाएगा 22.4। चलिए यम का मान कैसे ज्ञात होगा, यम बराबर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, यम बराबर हो जाएगा 0.1 गुणते 22.4, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, यम को हमने यहां भेज दिया और इसे नीचे, तो यह नीचे आ जाएगा 28 गुणते 10 घाते -3 नीचे आ गया यम बराबर। अब देखिए यम का मान क्या हो जाएगा, जब दशमलव हटेगा और यह भी दशमलव, तो 1 दशमलव हटेगा तो नीचे 1 जीरो और यह भी दशमलव हटेगा नीचे 1 जीरो, तो हो जाएगा 224 और बटे में 28 गुणते 10 घाते -3, 2 जीरो अर्थात 10 घाते 2, 2 जीरो नीचे आया अर्थात 10 घाते 2। अब क्या हो जाएगा 224 बटे में, चलिए 3 में से 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 घाते -1 और 10 घाते -1 ऊपर भेजेंगे फिर ऊपर 1 जीरो हो जाएगा। ऐसे आप क्या करेंगे ना, जब छोटी छोटी आपको चीजें पता रहेगा, गुणा भाग ये सब काटना पीटना आता रहेगा ना, तो क्वेश्चन को आप जल्दी हल कर लेंगे। तो क्या हो गया 2240 और बटे में 28, अब इसे काट देंगे आंसर हो जाएगा। चलिए इसे हम काटते हैं, चलिए किससे काटते हैं, 4 सते 28, ऊपर देखिए 4 पंचे 20, 2 निकल गया, 4 छंग 24 और 0 और 7 अठे 80, तो अणुभार हमारा कितना आ गया 80, ये आंसर। तो अणुभार पूछा गया था हमारा, यही 80 क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए इसे नोट करिए। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। न्यूमेरिकल देखेंगे और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल देखेंगे, जो आपकी बुक में बहुत अच्छा न्यूमेरिकल दिया गया है, जो बहुत सारे कम बच्चे अर्थात स्कूल में जो बहुत कम बच्चे होते हैं वही ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। लेकिन आज हम सभी लोग न्यूमेरिकल क्या करेंगे, वो ऐसे न्यूमेरिकल को आपके 6 या 7 न्यूमेरिकल होंगे, 6 या 7 प्रश्न होंगे जिसके माध्यम से हम सीखेंगे। तो देखिए प्रश्न हल करने से पहले आपको क्या समझना है, चलिए हम समझते हैं। पहला नंबर अणु, अणु का मतलब ध्यान से देखिए। चलिए हम क्या सीखेंगे, ध्यान से देखते रहिए। जैसे आपको ध्यान देना है, अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का सूत्र, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र सभी को पता है, ध्यान से देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड का यदि आपसे पूछा जाए सूत्र तो आप लोग बताते हैं CO2। क्या बताते हैं, तो CO2 देखिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है गैस है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु का सूत्र, जैसे जल, तो जल क्या हो, जल आपके पास इतना भी हो सकता है, या आपके पास इतना हो जल, या आपके पास इतना हो जल। तो उसमें क्या होता है, जल का सूत्र H2O होता है। तो जल का सूत्र H2O होता है, वह क्या है, जल के एक अणु अर्थात जल का छोटा सा अणु होगा, उसका सूत्र क्या बनाया गया है, H2O। अब ऐसे बहुत सारे H2O मिलते जाएंगे तो जल की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हमें यही समझना है कि जैसे जल के एक अणु का सूत्र, जल के एक अणु का सूत्र H2O होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का सूत्र CO2 होता है। ऐसे बहुत सारे अणु मतलब छोटा होगा तो ऐसे बहुत सारे CO2 मिलते जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ध्यान से देखिए आपको क्या समझना है, ध्यान से देखिए कि CO2, ध्यान से देखिए CO2 के एक अणु में, एक अणु में देखिए, जैसे अगर यहां पर 2 लिख दिया जाए, इसका मतलब CO2 का 2 अणु हो गया। CO2 का, जब CO2 लिखा हो तो CO2 का एक अणु है, फिर एक CO2 दूसरा हो गया, फिर एक CO2, तो बताइए इसमें CO2 का कितने अणु हो गए, 1 2 3, 3 अणु हो गए ना CO2 का। अर्थात यदि CO2 लिखा हो, जब CO2 लिखा हो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है। यदि सामने 2 लिख दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना अणु हो जाएगा, 2। यदि 3 लिख दिया जाए सामने तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा अणु, 3। तो बताइए यहाँ CO2 लिखा गया है और सामने यहाँ पर क्या है, 1, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, एक अणु है। तो CO2 के एक अणु, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में, एक अणु में देखिए, बताइए कार्बन परमाणु होता है और ऑक्सीजन परमाणु होता है। कार्बन ऑक्सीजन परमाणु है, ध्यान से देखते रहिए, कार्बन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु है। जब परमाणु मिला तभी तो क्या बना, अणु बना ना। तो CO2 का एक अणु में बताइए कार्बन का कितना परमाणु है, कार्बन का कितना परमाणु है, 1। तो CO2 के एक अणु में कार्बन के या कार्बन का एक परमाणु है। ध्यान से देखते रहिए तभी आप लोगों को समझ आएगा, कार्बन का एक परमाणु है। ध्यान से देखते रहिए, अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए CO2 के एक अणु में, एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। देखिए ऑक्सीजन का 2 परमाणु है ना, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, तभी तो परमाणु, कार्बन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु। और परमाणु जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तभी तो क्या बनता है, अणु अर्थात यौगिक। यह यौगिक भी है और अणु भी है। तो हमारा क्या हो गया, CO2 के एक अणु में ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, CO2 के एक अणु में कार्बन का 1 परमाणु है। ध्यान से समझते रहिए। यदि पूछा जाए आपसे कि CO2 के एक अणु में, CO2 के एक अणु में कुल कितने परमाणु हैं, तो CO2 के एक अणु में कुल कितने परमाणु हैं, तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु, कार्बन का 1, 2 और 1 3। तो CO2 के अणु में कुल 3 परमाणु हैं, कुल 3 परमाणु हैं। अर्थात अभी जब आगे आपको न्यूमेरिकल में बताऊंगा, आगे जब न्यूमेरिकल बताया जाएगा ना उसमें इसी का काम लगेगा, अर्थात इसी का काम लगेगा। इसलिए आप लोग सीख लीजिए कि CO2 के एक अणु में कार्बन का 1 परमाणु है, CO2 के एक अणु में देखते रहिए ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, और CO2 के एक अणु में 2 ऑक्सीजन का 2 परमाणु और कार्बन का 1, कुल कितना हो गया, 3। तो कुल 3 परमाणु हैं। अब देखिए इसी प्रकार ध्यान से देखते रहिए, इसी प्रकार जैसे H2SO4, तो H2SO4 के एक अणु में, के एक अणु में यदि पूछा जाए हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 2। तो H2SO4 के एक अणु में हाइड्रोजन का 1 परमाणु है। एक हिंदी में लिखिए या इसे गिनती में लिख दीजिए, हाइड्रोजन का एक कितना है, 2। तो चलिए 2 लिखते हैं। जब 2 है तो यहां पर लिखेंगे हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर H2SO4 के
एक अणु में चलिए पूछा जाए सल्फर का कितना परमाणु है, सल्फर का एक परमाणु है, तो लिखा जाएगा सल्फर का बराबर सल्फर का। यदि आप बराबर नहीं लिखेंगे तब भी सही माना जाएगा, लेकिन हम जब न्यूमेरिकल अब आगे जब हल करेंगे ना तो ऐसे बराबर न्यूमेरिकल में लिखना होता है, इसलिए अभी से ही आप बीच में क्या लिखेंगे बराबर नहीं लिखेंगे तब भी सही माना जाएगा। H2SO4 के एक अणु में सल्फर का एक परमाणु है। चलिए देखिए आगे फिर H2SO4 के एक अणु में ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, तो ऑक्सीजन का 4 परमाणु है। कितना है, 4 परमाणु है। चलिए अगला नंबर लिखेंगे H2SO4 के एक अणु में कुल कितने परमाणु हैं, तो कुल अब देख लीजिए हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 1, 2 1 3 और 3 और 4 7, तो लिखेंगे कुल 7 परमाणु हैं। जब कुल पूछा जाए तो मिलाकर हो गया कुल 7 परमाणु हैं। तो इसी प्रकार आपको यह सब पता होना चाहिए कि हम कैसे जानेंगे कि किसी यौगिक में कितने परमाणु हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है अर्थात अणु है, यह सल्फ्यूरिक अम्ल का एक यौगिक है अर्थात अणु है। इसमें हमने जान लिया कि किस तत्व का कितना परमाणु है। अब देखते रहे जहां पर परमाणु और अणु लिखा गया है यहाँ पर मोल शब्द का भी उपयोग किया जाता है। मोल शब्द का मतलब ऐसे, इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान से देखिए, इसी को ऐसे लिखा जाएगा कि CO2 के एक मोल में, मोल अर्थात CO2 बताइए कितना है, एक ही है ना। जब यहाँ पर एक लिखा है तो इसका मतलब CO2 का एक अणु है। जैसे यहाँ पर ये 2 लिख दिया जाए तो अब लिखेंगे कि CO2 के अर्थात 2 अणु में, 2 अणु हो गया ना, तो अर्थात जहां जहां अणु है वहां पर मोल शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जहां पर अणु है वहां पर मोल शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिए, जैसे जहां पर लिखा है अणु, यहां पर ऐसे लिखा जाएगा CO2 के एक मोल, या तो आप गिनती में लिखिए, जैसे यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है आप गिनती में भी लिख सकते हैं। गिनती का मतलब जैसे 1, CO2 के एक मोल में जहां पर लिखा गया है अणु परमाणु, वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, मोल। यह नियम है, हम अणु परमाणु के स्थान पर मोल भी लिख सकते हैं। तो CO2 के एक मोल में बताइए कार्बन का इसमें कितना परमाणु है, 1, तो अब परमाणु और अणु के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, मोल। लिखेंगे कार्बन का एक मोल है, कार्बन का एक मोल है। उसी प्रकार जैसे दूसरा नंबर लिखा गया है, फिर लिखेंगे CO2 के एक मोल में चलिए ऑक्सीजन का 2 मोल है, क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का 2 मोल है। चलिए अगला नंबर, CO2 के एक मोल में, CO2 के एक मोल में कुल 3 मोल हैं। कितने हैं, कुल 3 मोल परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं, 3 मोल परमाणु। तो अणु को और परमाणु के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, मोल का भी। किसका प्रयोग, मोल का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इसका अब काम कहाँ पर लगेगा, अर्थात इसका उपयोग हम कहाँ पर करेंगे, अब जब मैं न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा उसमें इन सभी का उपयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए, उसके बाद चलिए हम न्यूमेरिकल देखते हैं। अब चलिए हम प्रश्न देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। अब आप सोचेंगे कि सर अब इससे पहले आपने क्वेश्चन कहाँ पर बताया, 12-11 नंबर सर क्वेश्चन कब कराया,
तो हमारा 12, 11 नंबर और 10, 9 जो क्वेश्चन पीछे अर्थात पिछली क्लास में आपको बताया गया था, इसके पीछे के सभी प्रश्न आप पीछे जाकर वीडियो देख लीजिए। लिखा गया है 64 ग्राम SO2 में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या। देखिए हमारा सूत्र मोल का आपको 3 बताया गया था, उसी में एक सूत्र मोल का आपको बताया गया था कि मोल बराबर क्या होता है। मोल बराबर आपको बताया गया था कि कणों की संख्या और बटे आपको बताया गया था आवोगाद्रो संख्या, बटे आपको क्या बताया गया था, आवोगाद्रो संख्या। तो देखिए जब प्रश्न में आ जाए कणों की संख्या तो हम यही फार्मूला लगा देंगे ना, कणों की संख्या कहा जाए यही हम फार्मूला लगा देंगे। अणुओं की संख्या कहा जाए तब भी यही फार्मूला लगाते हैं। अणुओं की संख्या जब कणों की संख्या कहा जाए और अणुओं की संख्या कहा जाए तब तो हम यही फार्मूला लगाते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, इसमें परमाणुओं की संख्या। देखिए परमाणु और अणु में अंतर होता है ना, जैसे यह जल का एक अणु है लेकिन इसमें कितने परमाणु हैं, तो कुल 3 परमाणु हैं। जल का एक अणु है लेकिन जल के एक अणु में कितने परमाणु हैं, जल के एक अणु में कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु। तो अणु और परमाणु में अंतर है, इसीलिए जब आपसे कणों की संख्या पूछा जाए या अणुओं की संख्या तब तो आप फार्मूला यही लगाएंगे। अणुओं की संख्या पूछा जाए तब तो आप यही फार्मूला लगाएंगे। पहला नंबर मतलब है दूसरा, जहां पर कणों लिखा होता है वहां पर हम क्या लिख देंगे अणुओं की संख्या। तो जब कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पूछा जाए हम तो यही फार्मूला लगा देंगे। लेकिन परमाणु जब पूछा जाए उसके लिए आपको समझना होगा, इसलिए हमने आपको बता दिया। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का यह एक अणु है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल के एक अणु का सूत्र यह है, लेकिन इसमें कितने परमाणु हैं, तो 4, 2, 6, 7 परमाणु हैं। तो परमाणु और अणु में अंतर होता है, इसीलिए आपको इसमें लेके ध्यान क्या देना होगा। पूछा गया है 64 ग्राम SO2 में, जब ऐसा प्रश्न आ जाए और इसमें पूछा गया है में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या, परमाणुओं की कुल संख्या। ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए SO2 के एक अणु में, अभी हमने आपको पीछे इसलिए बता दिया कि SO2 के एक अणु में, चलिए पूछा गया है कुल परमाणुओं की कुल संख्या, तो SO2 के एक अणु में कुल परमाणुओं की संख्या, तो कुल कितने परमाणु हैं, 2 और 1 3। तो SO2 के एक अणु में कुल 3 परमाणु हैं। कुल कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु हैं, कुल 3 परमाणु हैं। अब देख लीजिए 64 ग्राम SO2 में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या। तो सबसे पहले परमाणुओं की कुल संख्या कहा गया था, इसलिए हम लिखेंगे कि SO2 के एक अणु में कुल 3 परमाणु हैं। जब सल्फर का पूछता सल्फर वाला लिखते, जैसे ऊपर लिखा गया कार्बन का, तो अब कार्बन का मोल वाला है तो कार्बन का भी आपको बताया गया था ना, परमाणु अणु लिखना। जब कार्बन का पूछा अर्थात एक, जब सल्फर का पूछा जाता तो ऐसे लिखते, ऑक्सीजन का पूछा जाता ऐसे लिखते, लेकिन हमसे कुल पूछा गया है तो हमने लिख दिया कि कुल 3 परमाणु हैं। अब देखिए शुरू में क्या दिया गया है, 64 ग्राम। तो 64 ग्राम जो दिया गया है हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे मोल। क्या निकालेंगे, मोल। ध्यान से देखिए 64 ग्राम यदि हम निकाल ले SO2 का मोल, SO2 का मोल बराबर क्या होता है, मोल N बराबर क्या होता है, W बटे M। चलिए W का मान क्या दिया गया है, 64 ग्राम बटे M। तो SO2 का हम अणुभार क्या निकालेंगे, सल्फर का 32 और फिर 16 दूना 32 कितना आता है, 64 ही। तो 64 ही आता है। जब 64 कटेगा कितना आ गया, 1 मोल आ गया। तो ध्यान से देखिए SO2 के एक अणु में कुल 3 परमाणु हैं। यदि हम यहां पर ध्यान दें, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि SO2 के एक मोल में, क्योंकि हमने यहां पर मोल निकाला है 64 ग्राम और SO2 के अणुभार से हम क्या निकाल सकते हैं, मोल। देखिए 2-3 प्रश्न में आपको क्लियर हो जाएगा। तो SO2 के एक मोल में, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मोल में चलिए कुल 3 मोल परमाणु हैं। कितने मोल परमाणु हैं, 3 मोल परमाणु हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं 3 मोल परमाणु हैं। समझते रहिए। अब देखिए जब दिया गया है 3 मोल परमाणु हैं तो बताइए
हमें पता है n बराबर क्या होता है, n अपान n ए। तो कितने मोल परमाणु है कुल? 3 मोल। तो n का स्थान पर लिखेंगे 3, और n क्या होता है, कणों की संख्या। लेकिन यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं 3 मोल परमाणु का, अर्थात जब हमने यहाँ पर 3 रखा, अब हम क्या करेंगे, n का मतलब कणों की संख्या नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, परमाणुओं की संख्या। अर्थात अब जो आंसर आएगा ना वो परमाणुओं की संख्या आएगा 3, और यहाँ पर लिखा जाएगा Na का मान 6.022 10⁻23। अब जब इसका इसमें गुणा होगा तो n बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 0 तीछा 18, दशमलव कितने अंक के बाद, 3, तो 3 अंक के बाद यहाँ पर लगाएंगे और 10⁻23। अब लिखेंगे n बराबर क्या हो जाएगा 1.806 गुणते 10⁻24। देखिए क्या करेंगे ऐसे प्रश्नों में, जब पूछा जाए परमाणुओं की कुल संख्या, तो इसमें तो परमाणु 3 है, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। हमें जैसे अगर यस डायरेक्ट SO2 में पूछा जाए तो 3 तो परमाणु है, लेकिन इसका उपयोग क्या होगा, तो इसका उपयोग यही करना है कि ऐसे तो हम लिखना जानते हैं, अब परमाणु और अणु को मोल में भी हमने लिखना आपको बताया था कि SO2 के 1 मोल में कुल कितने मोल परमाणु हैं, 3 मोल। जब 3 मोल परमाणु है, अब क्या ध्यान देना है आपको, कितना मोल परमाणु है, कुल 3 मोल परमाणु है। तो n का स्थान पर हम लिखेंगे 3। अब n का जब मान निकालेंगे, बताइए 3 का इसमें क्या हो गया, मल्टीप्लाई। 3 का इसमें क्या हो गया, मल्टीप्लाई। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 नंबर, आप देखिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। P4 के 0.1 मोल में मौजूद P परमाणु संख्या, P का मतलब क्या है, फास्फोरस। तो फास्फोरस लिखा गया है P4। P4 जैसे हम जानते हैं कि SO2 होता है, H2 होता है, ऐसे एक फार्मूला है, इसका नाम क्या है, P4। यह क्या है, P4। तो कहा गया है P4 के 0.1 मोल में मौजूद P परमाणुओं की संख्या। देखिए हम किस ऐसे, अर्थात इस प्रश्न को ऐसे हल करेंगे, सबसे पहले इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि P4 के एक अणु में, P4 के एक अणु में फास्फोरस का कितने परमाणु होंगे, 4 ना, वैसे हम लिख सकते हैं। लेकिन मोल में भी उसे हम लिख सकते हैं। मोल में कैसे लिख सकते हैं, P4 के एक मोल में, हमने आपको बताया था ना कि अणु और परमाणु के स्थान पर किसका उपयोग कर सकते हैं, मोल का। जैसे यहाँ पर CO2 के 1 मोल में कार्बन के 1 मोल है, CO2 के 1 मोल में ऑक्सीजन के 2 मोल है। इसी प्रकार इसमें P4 के 1 मोल में, देखिए P4 के 1 मोल में फास्फोरस के कितने परमाणु हैं, 4। तो लिखेंगे फास्फोरस के 4 मोल परमाणु हैं। कितने मोल, 4 मोल हैं, लिख सकते हैं फास्फोरस के 4 मोल हैं या 4 मोल परमाणु हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो P4 के 1 मोल में फास्फोरस के 4 मोल हैं। देखिए लेकिन इसके पिछले वाले प्रश्न में ग्राम में दिया गया था, ग्राम में मान, तो ग्राम में मान को हमने किस में कन्वर्ट किया था, मोल में। लेकिन इसमें देखिए मोल पहले से दिया गया है, और क्या लिखा गया है, 0.1 मोल में। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है, 1 मोल। अब यही बनाएंगे। देखिए P4 के 1 मोल में फास्फोरस के 4 मोल है, तो P4 के 0.1 मोल में, 0.1 कैसे होगा, 1 में यदि हम 1 में 0.1 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे, जो 1 मोल है इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, 0.1 मोल। तो फास्फोरस अर्थात P4 के 0.1 मोल में फास्फोरस के कितने मोल होंगे, फास्फोरस के भी 0.4 मोल होंगे। कितने मोल होंगे, 4 मोल। इसके पिछले वाले प्रश्न में हमने ऐसा क्यों नहीं किया था, क्योंकि 1 मोल आया भी था और 1 मोल, दोनों सेम था ना। और लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, 1 मोल है लेकिन इसमें क्या दिया गया है, 0.1 मोल। तो 1 मोल में फास्फोरस के 4 मोल परमाणु है, तो 0.1 मोल में कितने हो जाएंगे, इसमें भी 0. जब 1 का गुणा होगा तो 0.4 मोल हो जाएंगे। जब मोल अब आ गया, अब जब मोल आ गया, अब हम निकाल सकते हैं सूत्र से कि जो मोल होता है n बराबर होता है अणुओं या कणों की संख्या, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, परमाणु। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे n अपान Na। अर्थात अब अंत में जो आंसर आएगा वो आंसर क्या निकल कर आएगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा परमाणुओं की संख्या। बताइए मोल क्या है, यहाँ पर 0.4 बराबर n अपान लिखेंगे Na का मान 6.022 10⁻23।
अब हो जाएगा n बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 0, 4 छंग 24, दशमलव कितने अंक के बाद होगा? 0.4 अंक के बाद, और गुणते 10 घात 23। अब हमारा है फाइनल क्या हो गया? आंसर। ऐसे करेंगे। चलिए एक प्रश्न और ऐसे ही मैं आपको बताता हूं, फिर आपको समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि 0.9 ग्राम जल में जल के अणु तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या पूछा गया है। जल के अणु, जब अणु और कण पूछा जाए तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगाएंगे। अणुओं की संख्या पूछा जाए या कणों की संख्या, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए हमें पहले क्या ज्ञात करना है? 0.9 ग्राम जल में जल के अणु की संख्या ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? अणु की संख्या। जब अणु और कण पूछा जाए तो ये फार्मूला लगाते हैं डायरेक्ट। तो देखिए इसमें डायरेक्ट फार्मूला यूज हो जाएगा। कैसे यूज होगा? देखिए ग्राम दिया गया है तो ग्राम वाला फार्मूला W/m, और अणुओं की संख्या तो फार्मूला है हो जाएगा N/Na। Na का मान भी और लिखा गया है। ऐसा प्रश्न आपको बताया गया था, जब निकालना हो हमें क्या? अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसे हल करते थे। ऐसे प्रश्न आपको बताया गया है। W का मान 0.9 ग्राम, m का मान क्या होता है? m का मतलब है अणुभार, और जल का अणुभार कितना होता है? 18। n का मतलब हम क्या निकाल रहे हैं? अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या निकाल रहे हैं। n अपान लिखेंगे 6.022, 10 घात 23। अब देखिए अब यहां पर क्या हो जाएगा? 9 और 2, अर्थात 9 से जब कटेगा तो 2 बार जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ऊपर 0.1 और नीचे 2, तो जो 2 है ना, 2 से कैंसिल हो जाएगा। और जब कैंसिल होगा कितना जाएगा? 2 3 6, 0, 2 1 का 2, फिर 2 1 का 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होने के बाद इसका इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 0.1 में इसका मल्टीप्लाई हो गया, 10 घात 23। किसका मान आ गया? n। n हमारा क्या है? n हमारा है अणुओं की संख्या। अर्थात जब हमें अणुओं की संख्या निकालना हो तब तो सिंपल तरीके से हल करते हैं, लेकिन परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए जो अभी आपको 2 प्रश्न बताया गया था वैसे हल करना होगा। तो अणुओं की संख्या हमारा आ गया। अणुओं की संख्या कितना आ गया? 3011। चलिए दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा? 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। 4 अंक के बाद जब दशमलव हम लगाएंगे तो दशमलव हमारा कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर, यहीं पर आएगा। दशमलव लगाएंगे 4 अंक के बाद दशमलव हमारा कहाँ पर आ जाएगा? यहीं पर आएगा। तो यहाँ पर दशमलव आ गया और गुणते 10 घात 23। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.011, 10 घात 22। दशमलव यहाँ पर ले जाएंगे 23 में से घट जाएगा, कितना आएगा? 22। तो जो यह आया है ना, ये अणुओं की संख्या आया है। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, जब प्रश्न में अणुओं की संख्या निकालना हो तो कणों की संख्या वाला ही फार्मूला लगाते हैं सिंपल तरीके से। लेकिन अब इसमें पूछा गया है कि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। जब परमाणु की संख्या पूछा जाए तब कैसे हल करेंगे? ध्यान से देखिए। जब परमाणु की संख्या पूछा जाएगा तो इस तरह से हल करेंगे। ध्यान से देखिए कैसे। चलिए देखिए, जल लिखा गया है। क्या लिखा गया है? जल। पहले हम निकाल लें यहां पर मोल। क्या निकालेंगे? जल का मोल। देखिए जल का मोल कैसे निकालेंगे? जल का मोल W/m होता है। W का मान क्या है? 0.9। W/m, m का मतलब 18, तो हो जाएगा 0.1 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं? दशमलव हटेगा, नीचे क्या हो जाएगा? 0, अर्थात 1 और दशमलव हटेगा 1, 0, 20। 1/20 और 1/20 का मान कितना होता है? 1/20 का मान होता है 0.0, यहाँ 0 लिखेंगे, फिर 0, फिर 0 और 5। तो इसका मान होता है 0.05। यही होता है कि नहीं? ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने मोल निकाल लिया। क्या निकाल लिया? मोल। अब चलिए इसमें पूछा गया है कि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। तो ध्यान से देखिए, इसमें नाम लिया गया है जल, तो लिखेंगे हम H2O के 1 मोल में, H2O के 1 मोल में। चलिए देखिए ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? H2O के 1 मोल में ऑक्सीजन का कितना मोल है? एक ही है ना ऑक्सीजन का परमाणु।
तो परमाणु के स्थान पर हम मोल का उपयोग करेंगे, तो लिखेंगे ऑक्सीजन का 1 मोल है, 1 मोल है। लेकिन सवाल के अनुसार जब हमने जल का मोल निकाला था कितना आया था, इसीलिए जहां पर 1 है, अब 1 को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, 0.05 में। तो जब 1 मोल में इतना, तो 0.05 मोल में, तो 0.05 1 में गुणा कर दीजिए। जब गुणा हो जाएगा तो H2O के 0.05 1 का गुणा करेंगे यही आएगा। इतने मोल में ऑक्सीजन के कितने मोल हो जाएंगे, इसका भी इसमें गुणा हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का 0.05 मोल होगा। जब 1 मोल में ऑक्सीजन का, H2O के 1 मोल में ऑक्सीजन का 1 मोल है, तो H2O के 0.05 मोल में ऑक्सीजन का भी इतना ही मोल होगा। जब मोल आ गया, अब हमें क्या ज्ञात करना है, परमाणु संख्या। तो ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन का पता हुआ, ऑक्सीजन का जब मोल पता हो गया, ऑक्सीजन बताइए परमाणु है ना, ये O क्या दिख रहा है, O परमाणु दिख रहा है। तो जब ऑक्सीजन परमाणु है, हमें परमाणु का मोल दिया गया है, तो जब हम निकालेंगे ये फार्मूला से, तो हमें क्या, ऑक्सीजन परमाणु है, तो ऑटोमेटिक हम यहाँ पर क्या निकलेगा, परमाणु की संख्या। अर्थात जब मोल पता हो गया, तो मोल जब पता हो गया तो लिखेंगे N बराबर N/Na, और यह N क्या होगा, ऑक्सीजन परमाणु दिख रहा है ना, वो परमाणु है, लेकिन O2 क्या है, अणु है, लेकिन यहाँ O लिखा गया है। जब ऑक्सीजन परमाणु है तो ऑटोमेटिक अब क्या निकलेगा, परमाणु संख्या निकल जाएगा। N का मतलब 0.05, यहाँ पर हमारा आ गया ऑक्सीजन का मोल 0.05 बराबर N बटे Na का मान भी रख देंगे 6.022 10⁻23। तो आ गया हमारा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। चलिए कितना आ गया, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए 5 का होगा, 5 दूनी 10, हासिल लगाए 5 दूनी 10 1 11 और 5 36। दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, 5 अंक। तो 5 अंक के बाद दशमलव हम कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर, और 10⁻23, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब फिर जब दशमलव हम पीछे लेकर जाएंगे 3.011 गुणते 10 कितना हो जाएगा, 22 आंसर। ऐसे प्रश्न हल हुआ, ऐसे स्कूल के बच्चों को ये सब प्रश्न नहीं आता है, हवा खराब हो जाएगा स्कूल के बच्चों का। तो क्या है कि इसमें निकालना था जल के अणु, तो जल के अणुओं की संख्या भी इतना आया है, और देखिए हमें क्या निकालना था, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या उतना। दोनों आंसर मैच कर रहा है, जरूरी नहीं हर प्रश्न में मैच करे, लेकिन इस प्रश्न में मैच कर गया आंसर, हर प्रश्न में मैच जरूर नहीं करेगा आंसर। चलिए लिख लीजिए।